और आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने रैपिड ट्रेन का सफर भी किया। आज से दिल्ली रैपिड रेल से जुड़ गई। साहिबाबाद मेरठ नमो भारत का एक्सटेंशन अब दिल्ली तक हो गया है। खुद पीएम मोदी ने भी रैपिड ट्रेन की सवारी की। उन्होंने साहिबाबाद स्टेशन से ट्रेन का टिकट खरीदा और न्यू अशोक नगर तक की सवारी की। इस दौरान ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। पीएम ने रैपिड रेल में सवार होकर दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक का सफर किया और न्यू अशोकनगर में बने नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी बस 40 मिनट में तय की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को आज 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है। विरोधियों ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आज दिल्ली में मेजेंटा लाइन के एक नई हिस्से का कृष्णा पार्क से लेके जनकपुरी वेस्ट तक का उद्घाटन हो रहा है। रैपिड रेल जो दिल्ली को पूरे एनसीआर इलाके से रोक रही है, उसके पहले स्ट्रेच का साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का उद्घाटन हो रहा है। और मेट्रो की एक नई लाइन जो रिठाला से लेके कुंडली तक जाएगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। उम्मीद है कल चुनाव की आचार संहिता घोषणा हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुनावों की घोषणा होनी है, सब उनके पास उसका टाइम टेबल रहता है, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में निकल रहे हैं। और मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। तो दिल्ली को ये पहली बार है रैपिड रेल की सौगात जो मिली है वो एक्सटेंशन फॉर्म में मिली है। जो इसका फेज है वो 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो नमो भारत रैपिड रेल है RRTS, और ये इसकी जो लागत आई है वो 4,600 करोड़ तक आई है लागत। ये न्यू कॉरिडोर है रैपिड रेल का जो साहिबाबाद से कनेक्ट होकर गाजियाबाद से न्यू अशोकनगर तक पहुंचा है। और हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन जल्दी से आपको बता दें किस तरह की सौगात है। बड़ी राहत, बड़ा फायदा दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली सफर करने वालों के लिए होगा, जो 13 किलोमीटर का है, जिसमें 2 स्टेशन होंगे। न्यू अशोकनगर टू साहिबाबाद, जिसका किराया 50 रुपए होगा। अब देखिए, साहिबाबाद टू मेरठ साउथ तक जो जाएगी रैपिड रेल वो 42 किलोमीटर की होगी, जिसमें 9 स्टेशन रहेंगे। इसका किराया 110 रुपए होगा। इसके अलावा न्यू अशोकनगर टू मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर का सफर है। 11 स्टेशन इसमें होंगे, किराया 150 रुपए तक रखा गया है। करुणा शंकर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं न्यू अशोकनगर से, और उनके पास चलते हैं। आगे करुणा क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी, वहां से तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त मैं न्यू अशोकनगर के उसी RRTS स्टेशन मौजूद है और मेरे पीछे जो आप ट्रेन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए मेरठ साउथ, और बस प्रधानमंत्री की तरफ से फ्लैग ऑफ करते ही जो ये ट्रेन है वो आगे निकल जाएगी और ये मेरठ साउथ तक का सफर तय करेगी। आज का जो सफर है, अगर आज की बात करें, आज का ये जो उद्घाटन है वो न्यू अशोकनगर से लेकर साहिबाबाद तक है, यानी कि न्यू अशोकनगर से लेकर साहिबाबाद तक का जो स्टेशन है, जो गाजियाबाद में पड़ता है, कुल मिलाकर 3 स्टेशन है। यहाँ से न्यू अशोकनगर के बाद है आनंद विहार, और आनंद विहार के बाद आगे जो स्टेशन है वो साहिबाबाद का। इससे पहले से जो स्ट्रेच है वो साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक का चालू है, और बस प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे फ्लैग ऑफ इस ट्रेन को किया जाएगा, इस वक्त हम इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये वही ट्रेन है जो कि फ्लैग ऑफ होने के बाद ही मेरठ साउथ के लिए रवाना हो जाएगी। कुल मिलाकर जैसा आपने जानकारी दी है निधि कि 11 स्टेशन से जो कि न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक रहेंगे, और ये जो सफर है वो सिर्फ 1/3 भी
वक्त में तय हो जाएगा, यानी जितना वक्त लगता था अब 1/3 वक्त लगेगा। 40 मिनट में ये सफर तय हो जाएगा। ये जो सहूलियत है वो मिल जाएगी। आपको बता दें कि अगर इस ट्रेन की बात करें तो इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। मसलन अगर अब आमतौर पर जो मेट्रो है, तो आमतौर पर जो मेट्रो जिसमें बेंच सीटिंग होती है, इसमें दूसरी तरीके से यानी कि जो चेयर कार है उसकी यहाँ पर सहूलियत दी गई है। निधि, सुन तो लीजिए जरा, ये डीडी का बाकी अलाउड नहीं तो बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं करुणा हमें, जो इस वक्त एक बड़ी सहूलियत दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इसका उद्घाटन हो रहा है। 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एक्सटेंडेड कॉरिडोर है और ये दिल्ली में रैपिड रेल को आगे बढ़ाएगा जो कि मेरठ तक कनेक्ट करेगा। इसकी लागत 4600 करोड़ तक आई है। दिल्ली से मेरठ का सफ़र आसान हो जाएगा। जो लोग भी काम करते हैं दिल्ली से मेरठ जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी पर दिए बयान से घमासान मचा हुआ है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर हंगामा मचा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि लालू बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसी नहीं बना पाए, लेकिन वो दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी की गाल की तरह जरूर बना देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिधूड़ी के बयान को ओछा बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने उनके बयान को महिला विरोधी करार दिया। रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और वहीं दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर जारी है। नए पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है। इसके जवाब में बीजेपी ने क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें एक घोड़ा है सज धज कर तैयार। ऐसा लग रहा है कि ये किसी शादी का घोड़ा है और बस इस पर जैसे दूल्हे का इंतजार है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी करते हुए सवाल किया है कि बीजेपी वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है। आम आदमी पार्टी के सवाल का जवाब भी बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए दिया है। पोस्टर में पीएम मोदी के साथ लिखा गया है दिल्ली के दिल में मोदी। साथ ही एक और पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा है आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया और लिखा कि बीजेपी के जुमलों पर झाड़ू चलाने को तैयार हैं दिल्ली वाले। इससे पहले भी कई सियासी वॉर के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले बीजेपी ने 31 दिसंबर को केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित के किरदार में दिखाया था और उन्हें चुनावी हिंदू बताया था। जवाब में आपने अपने पोस्टर में दिल्ली के अस्पताल और स्कूलों की तस्वीर के साथ केजरीवाल को अब तक का सबसे महानतम नेता बताया था। वहीं बीजेपी ने भी एक और पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा था दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जी वादा करके सत्ता बचाने की कोशिश। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री से जुड़े विवाद के बीच अब बाबा बागेश्वर का बयान भी सामने आ गया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो मुसलमान महाकुंभ आने की जिद क्यों कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं की दुकानों पर रोक लगाने की मांग की है, जिसका बाबा बागेश्वर ने भी खुलकर समर्थन किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं, उनका महाकुंभ में क्या काम है। हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। देखिए, इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है तो कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। अखाड़ा परिषद महाकुंभ में आने वाले गैर हिंदुओं की दुकानों पर बैन लगाने के लिए प्रस्ताव पेश कर चुका है, जिसमें सरकार से अपील की गई है कि गैर हिंदू वेंडर को लाइसेंस न दिया जाए। अखाड़ा परिषद ने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए गैर हिंदू दुकानदारों पर बैन लगाने की मांग की है। और महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नया दावा कर दिया है। जमात के अध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए।
बाबा बागेश्वर के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि जहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वहां की ज्यादातर जमीन वक्फ बोर्ड की है। उसके बावजूद मुसलमानों ने कभी महाकुंभ का विरोध नहीं किया। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ को लेकर मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और मेले के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसे में अखाड़ा परिषद को भी मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए और महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगानी चाहिए। और प्रयागराज महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद को लेकर एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए क्या संदेश दिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। संगम नगरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में लगे माफिया अतीक अहमद के पोस्टर सुर्खियों में है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी शिविर के सामने लगे इस पोस्टर में लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त पहले प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है। अतीक की तस्वीर पर क्रॉस के निशान भी बनाए गए हैं। ये पोस्टर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से लगाया गया है, जिसमें अतीक के हत्यारों का गुणगान किया गया है। महाकुंभ मेले में झूसी कोतवाली इलाके में लगे इस पोस्टर की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी के निर्देश पर पोस्टर को हटा दिया गया है और पोस्टर लगाने वालों की जांच पड़ताल हो रही है। जांच में पता चला है कि राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने ये पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय 3 शूटर लवलेश, सनी और अरुण ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक अहमद की हत्या को लेकर देश की राजनीति में हलचल चल रही थी और शूट आउट को लेकर सवाल खड़े हुए थे। चलिए, और इस खबर को लेकर एक ताजा अपडेट है। महाकुंभ क्षेत्र में लगे अतीक अहमद के पोस्टर्स को हटा दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष वर्मा की ये रिपोर्ट। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में अब माफिया अतीक अहमद की एंट्री भी हो चुकी है। कल राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने माफिया अतीक अहमद के पोस्टर इसी महाकुंभ में लगाए थे और उसी के साथ उसके हत्या आरोपी, तीनों हत्या आरोपी को पोस्टर भी लगाकर उन्हें देवदूत की उपाधि दी गई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं महाकुंभ के उसी क्षेत्र में जहां कल शाम को अतीक अहमद और उसके हत्या आरोपियों के पोस्टर इसी जगह लगाए गए थे। हालांकि उन पोस्टरों को अब बाद में हटा दिया गया। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां कल वो दोनों पोस्टर लगे थे और ये इन अखाड़ों के पीछे इन पोस्टरों को लगाया गया था और उसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की फोटो भी लगी हुई थी, जिनकी फोटो पर रेड कलर के क्रॉस कर दिए गए। उसके साथ ही जो उस हत्याकांड में जो आरोपी शामिल थे उन्हें देवदूत बता करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया था। उसके साथ ये भी कहा, उसमें ये बात लिखी गई थी कि अतीक अहमद की हत्या करने के बाद प्रयागराज को पवित्र किया गया है, जिसके बाद इन्हें ये धर्म योद्धा बताकर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। पोरबंदर कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एयर एनक्लेव में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए पोरबंदर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोस्ट गार्ड के एयर एनक्लेव में ये हादसा हुआ है। 3 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पोरबंदर से, जहां कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक जो जानकारी है 3 लोगों की मौत की खबर है। एयर एनक्लेव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पोरबंदर में यह हादसा हुआ है जहां कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब ये दुर्घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस में ले जाते घायलों की है जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ गई है। अंजू, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि पोरबंदर में ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हुआ है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर जो है सूत्रों के हवाले से
खबर मिल रही है। बताया जा रहा है ध्रुव हेलीकॉप्टर था ये और एक मिशन के लिए निकला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये जो पोरबंदर कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और कोस्ट गार्ड के एयर एनक्लेव में ही ये दुर्घटना हुई है। और फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इसमें 3 लोगों की जो है उसमें मौत हो गई है और फिलहाल जो एक रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो लास्ट के मोमेंट में जो ब्लैक बॉक्स जो होता है, जो लास्ट की जो बातचीत होती है पायलट की, वो तमाम बातचीत जो है वो उसमें रिकॉर्ड हुई होगी और उसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि इस दुर्घटना के असल कारण क्या है। और फिलहाल एक इंक्वायरी गठित कर दी गई है इसके लिए। शुक्रिया आपका अंजू पूरी डिटेल देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को बता दें आपको, पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, 3 लोगों की मौत हो गई है। किस वजह से यह हादसा हुआ, फिलहाल कारणों की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पोरबंदर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो कोस्ट गार्ड के एयर एनक्लेव में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर में आग लग गई और इतनी ज्यादा भीषण आग लगी है, देखिए धुएं का काला गुबार आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा है। पोरबंदर में ये बड़ा हादसा हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये ताज़ा जानकारी इस वक्त ग्राउंड से सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है। अंजू निर्वाड़ हमारी सहयोगी इस वक्त ये ताज़ा अपडेट हमें दे रही हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है। अंजू, उनके बारे में पता चल पाया है, कौन लोग हैं ये? जी देखिए, अभी हम अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोस्ट गार्ड का जो स्टाफ है वो इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ लोग और सवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मिशन के लिए निकले थे, मींस जो नॉर्मली एक ड्रिल्स होती हैं और ऑपरेशंस होते हैं उसके ये हेलीकॉप्टर निकला था। और फिलहाल जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि जो इनमें जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिवारजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी समीर बताया था कि जो लास्ट के जो मोमेंट होते हैं, यानी कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसमें जो ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर के अंदर होता है उसमें जो लास्ट बातचीत होती है पायलट की और को पायलट की, उन बातचीत को भी निकालने की, यानी कि ब्लैक बॉक्स के द्वारा भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि लास्ट कारण क्या थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले सितंबर माह में भी इंडियन कोस्ट गार्ड का एक तरीके से एक ऐसा ही हेलीकॉप्टर जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर पोरबंदर में एक मिशन के लिए निकला था और उसमें भी जो हेलीकॉप्टर में 4 सवार लोग थे और क्रू मेंबर थे, उनमें भी कुछ लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 3 लोग पहले लापता हुए थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के जो एक्सीडेंट्स है वो हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, पिछले साल सितंबर में भी ऐसा हादसा हुआ था, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और अब नए साल में जनवरी के महीने में ही एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर में किस तरह से भीषण आग लग गई, इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही। शुक्रिया अंजू निर्वाड़ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे ही 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से मुंबई के नालासोपारा इलाके में रह रहे थे। मुंबई के घाटकोपर पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नालासोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। 5 पुरुष, 4 महिला और उनके साथ 4 छोटे बालक, ऐसे 13 लोगों को ताबे में लिया है और उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश के रहवासी है। पुलिस के मुताबिक पिछले महीने मोहम्मद अली अहम मियां शेख नाम के एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ के आधार पर इन लोगों के पते बताए। पकड़े गए लोगों में 4 नाबालिग बच्चे और कई महिलाएं भी शामिल हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि सभी पश्चिम बंगाल के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। ये लोग पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से ट्रेन से ये मुंबई में या आसपास के परिसर में काम करने के बहाने आए हुए हैं, ऐसा प्राथमिक जानकारी है। अधिक तफ्तीश जारी है। और महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल को मंत्री पद न मिलने को लेकर नाराजगी की ही चर्चा है।
इसको अब उन्होंने खुद ही स्वीकार भी कर लिया। मैं नाराज हूँ, बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज ही होंगे। मंत्री पद नहीं मिलने पर नाराजगी का ये कबूलनामा है एनसीपी नेता छगन भुजबल का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैसे नौकरी जाने से आप नाराज होते हो, उसी तरह मैं भी नाराज हूँ। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की जगह खुद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा है कि वो किसी दूसरे का मंत्री पद जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसी मैं जो है कभी भी जो है इच्छा नहीं करता हूँ। आपको मिलेगा तो लेंगे। क्या मुझे नहीं चाहिए ऐसे, अभी कोई भी मंत्री पद नहीं चाहिए। चलिए। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल की नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद वो विदेश चले गए थे, जहां से अब वो लौट आए हैं। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर से सवाल पूछे हैं। उन्होंने इसके कई सियासी मायने बताए हैं। ये पीके की वैनिटी वैन है जो इन दिनों बिहार की सियासी सुर्खियों में है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। इससे पहले इस वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर बीजेपी और जेडीयू ने भी सवाल उठाए थे। बहरहाल आज चौथे दिन भी उनका अनशन जारी है। प्रशांत ने सीएम नीतीश पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी, अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बट जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए राम मंदिर के निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए तालू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज एक अलग ही अवतार में नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। मौका उज्जैन में आयोजित रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन कार्यक्रम का है, जहां राहगिरी आनंद उत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम मोहन यादव लाठी के जरिए कलाबाजी करते नजर आए। रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोहन यादव कोठी रोड पर आयोजित राहगिरी आनंद उत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने लाठी पर अपना हाथ आजमाया और जमकर करतब भी दिखाया। कार्यक्रम में सीएम का पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहन यादव ने भी पंजा लड़ाया और घोड़े की सवारी भी की। उज्जैन में आज झांझ मजीरे की धुन के साथ राहगिरी की शुरुआत हुई। डमरू बजाते हुए लोग भजन कीर्तन करते हुए कोठी रोड पहुंचे, जिसमें बच्चों और बड़ों ने एरोबिक्स, योग और डांस के साथ पारंपरिक खेलों में हिस्सा लिया। उज्जैन में शुरू हुए इस आयोजन में 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बीजापुर में पत्रकार अपने साथी की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे, सड़क जाम किया। लगातार दबाव बढ़ने के बाद इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में क्या हुआ, इस पर एक नजर डालिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय SIT का गठन। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माणों पर चलाया गया है। बहरहाल फॉरेंसिक टीम भी साइंटिफिक टैंक जिसमें मुकेश के शव को छिपाया गया था उसके तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने घटना की निंदा की है और आरोपियों को कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। आरोपी के प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर ने पत्रकार को बुलाया और इस दौरान सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर दोनों पहले मुकेश चंद्राकर के सिर पर वार किया, उसके बाद चाकू से हमला कर शव को ठिकाने लगा दिया। दोनों ने हत्या की सूचना ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को फोन कर दी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। MP के सिंगरौली के बड़ोखर गांव में एक घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक से 4 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। स्थानीय लोगों को सेप्टिक टैंक से बदबू आई, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को शक है कि ये सामूहिक हत्याओं का मामला हो सकता है। सेप्टिक टैंक में पानी नहीं है तो हम प्राइमा फेसी हर मर्ग को पुलिस मर्डर ही मान के चलती है, हत्या ही मान के चलती है। तो अभी हम उसी बिहाफ पे 0 पे कायमी करके और विवेचना में हमने अपराध को लिया। किसी पे शंका कुछ आरोपी ऐसे समझ में? अभी तक तो ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं है, पर निश्चित तौर पे घटना हुई है तो हमको उसको अभी और अंदर खंगालने के लिए समय लगेगा। कितने दिन पुरानी घटना समझ में आई? 2 तारीख की शाम रात तक तो इनके परिवारजनों से इनकी बात हुई है, जो हमारी पूछताछ से हमको पता चला। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक चारों युवक दोस्त थे और नए साल के मौके पर 1 जनवरी को पार्टी मनाने के लिए अपने घर से निकले थे। ऐसे में शक है कि उनकी हत्या परिसर में ही की गई और शवों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से हार पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान। वो टीम जीती जो एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। अच्छा प्रदर्शन करने वालों की जीत होती है। टारगेट 250 से 300 रन का दिया जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होती। आगे हमारी टीम को हर डिपार्टमेंट में सुधार करना होगा, ये कहा है गौतम गंभीर ने। और बड़ी खबर है, महाकुंभ में आज फिर ATS की मॉक ड्रिल हुई है। आतंकी हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। नदी में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो देखिए, महाकुंभ शुरू होने वाला है और उसके पहले की तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं ATS की मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें। किसी तरीके का अगर कोई हमला होता है, कोई घटना घटती है तो उससे कैसे फौरन निपटेगी ATS, उसी की ये मॉक ड्रिल है। आतंकी हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल महाकुंभ क्षेत्र में किया जा रहा है। खास करके नदी में भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, ATS कमांडो की मॉक ड्रिल की भी और दूसरी नदी में भी चप्पे चप्पे पर निगरानी है। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी कर ली है। 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने के अलावा यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा के लिए उनके कई कदम उठाए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। ट्रेन से प्रयागराज आने वालों को दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे ने अभूतपूर्व तैयारी की है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के मुताबिक रेलवे 10,000 रेगुलर ट्रेनों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इनमें से 1800 ट्रेन कम दूरी की, 700 लंबी दूरी की होंगी, जबकि 560 ट्रेन रिंग रेल पर ऑपरेट होंगी। रेलवे ने प्रयागराज के 9 स्टेशन पर 560 टिकट घर बनाए हैं। इन टिकट घरों से रोजाना 10 लाख टिकट की बिक्री संभव होगी। यात्री प्रयागराज के लिए 15 दिन पहले टिकट बुक करवा सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18,000 RPF जवान और 1,186 CCTV लगाए गए हैं। स्टेशन पर किसी तरह की भगदड़ से बचने के लिए इस बार प्रवेश शहर की ओर से और निकास सिविल लाइन से होगा। स्टेशन पर ही 6 बेड वाला स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, ECG मशीन, नेबुलाइजर, स्ट्रेचर जैसी सुविधा होगी। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। और डोडा के भद्रवा में पर्यटक ताजा बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। विंटर वंडरलैंड में खासे पर्यटक पहुंचे। देखिए रिपोर्ट।
वादियाँ ये सुनाना समा, आ गए हम कहाँ। ये खुशी है जम्मू कश्मीर के गुलदंडा घाटी पहुंचे पर्यटकों की। डोडा के भद्रवाह की बर्फ से ढकी ये वादियां पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। यहाँ ऐसे सैलानियों का कहना है कि सफेद बर्फ, खूबसूरत पहाड़ और शांत वातावरण माहौल को ना भूलने वाला बना रहा है। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी ऐसी जगह, किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो। एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। पूरे मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं ऐसे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो रहा है। आज से पहले मैंने बर्फ़ या तो फ्रिज में देखी थी, या तो टीवी में, या तो सीरियल्स में, बट या आज रियलिटी में देख रहे तो पता चल रहा है भाई ये लाइफ है। एंड बहुत मज़ा आया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाड़ियों के आवाजाही के लिए लगातार सड़क को खोलने की कोशिशों में जुटी है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की राह आसान हो सके। और दिल्ली के रोहिणी से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जापानी पार्क पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में यहां पर अपना संबोधन भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नजर हमारी बनी रहेगी।